अपने साथ साथ जो अपने लिए ये जितने संक्रमणकारी बीमारियां हैं उनके लिए जरूरी ज्ञान रखे, उसके साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, कई कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं कम्युनिटी की, वो जानवरों से भी हमारे में ट्रांसफर हो जाती हैं। ये वॉलंटियर की तरह है। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के केस में ही अल्फा, बीटा, डेल्टा वायरस के जो जो वेरिएंट थे ये बाहर से आए, और इंडिया में जो म्यूटेट हो गया वो पता चला डेल्टा बन गया, ओमिक्रॉन हो गए। इस तरीके से इंडिया में भी म्यूटेट हुआ, जिसको डेल्टा के रूप में कई लोग कहते हैं। किसी का भले वो हम कह रहे हैं मिथ है, लेकिन अगर वो उसका विश्वास है तो उसको आहत करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो जब तक उसे पूरी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होने लगते हैं तब तक वो हॉस्पिटल का मुंह देखे नहीं जाते। तो क्या कुछ सजेशंस हैं, क्या आप लोगों की कुछ ऐसी गाइडलाइंस है, क्या इस पे आप व्यापक स्तर पर कुछ ऐसा काम कर पा रहे हैं या सरकारें इसको लेकर काम कर पा रही हैं कि उनको अवेयर किया जाए? क्योंकि आज भी देखा गया है, भले मनोरंजन है, आप मोबाइल फोन से कुछ भी देखते हो, लेकिन अंतिम रूप से क्या आप हॉस्पिटल जाते हैं? क्या अपनी सिक्योरिटी, आपके शरीर की सिक्योरिटी, इसको देख के आप हॉस्पिटल जाते हैं? कभी डॉक्टर? नमस्कार, यूनिट इंडिया देख रहे हैं आप। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और हमारी मौजूदगी इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। और यहाँ पे हम मौजूद हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर सुभाष कुमार यादव हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं और यहाँ पे वो सेवा दे रहे हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर ने तमाम मुकाम हासिल की है रिसर्च के फील्ड में, और हर साल रिसर्च पेपर के तौर पे इनकी कॉपी पब्लिश होती है और लगातार ये काम ये करते आ रहे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, स्वागत है यूनिट इंडिया के चैनल पे। थैंक यू प्रवीण जी। सर, किस तरीके से आप रिसर्च के लेवल पे काम कर रहे हैं? और हमें ये जानकारी मिली है कि हर साल आपके जो पेपर हैं वो पब्लिश होते हैं। कहीं ना कहीं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका जो नाम है वो मिला, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आप किस तरीके से हमें बताने की कोशिश करेंगे? देखिए, जो रिसर्च है वो इस तरीके से कुछ होनी चाहिए कि जो समाज के लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद साबित हो, और जितने भी लोग रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि उसके कुछ मापदंड हैं मापने के, कि जो क्वालिटी रिसर्च है उसके कुछ होते हैं, जैसे कुछ इंडेक्सिंग होती हैं जो वेब ऑफ साइंस में है, या आपका स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स हैं। तो कोशिश करते हैं उस लेवल का जो है रिसर्च करें। आपके जो शोध छात्र हैं उनको भी आप उस तरीके से ट्रेन करें कि आपका जो शोध पत्र है, रिसर्च आर्टिकल है, वो इस तरीके से लिखें कि वो उस स्टैंडर्ड को हो। फिर हम लोग वो जो शोध पत्रिकाएं होती हैं, रिसर्च जर्नल्स होते हैं, उसमें कम्युनिकेट करते हैं, वो पीयर रिव्यू होता है, उसके बाद वो पब्लिश होता है। तो इसमें बहुत सारा समय देना पड़ता है, बहुत सारा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ता है, और नई नई चीज़ों के साथ में आपको नई नई टूल्स और टेक्निक्स के साथ में जो है चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप लगातार लगे रहेंगे तो आप ज़रूर जो है समय के साथ आपकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च बढ़ती चली जाती है। तो ये सबको हमारा कहना है कि आपका खुद का रिसर्च आर्टिकल जो नेक्स्ट आने वाला है वो पीछे वाले से बेहतर होना चाहिए। इसके लिए जितना भी प्रयास करना चाहिए वो करना चाहिए। सर, रिसर्च के लेवल पे तमाम लोग काम करते हैं, लेकिन इसको लेकर अभी तक आपको कितनी कामयाबी मिल पाई है कहीं ना कहीं? देखिए, अब ये तो कामयाबी आप लोग या दूसरे लोग बताएंगे कि हम उस क्षेत्र में कितने कामयाब हैं। लेकिन जैसे अब अगर क्वांटिटी के रूप में ही देखा जाए तो हमारे 100 से ज़्यादा जो है स्कोपस इंडेक्स जर्नल जैसे स्कोपस सर, में पेपर पब्लिश जब हो चुके पब्लिश हैं। होती हैं चीजें तो वो पेपर पे आती हैं, लोग उसे पढ़ते हैं, उसके बाद उसे भुला दिया जाता है। ग्राउंड पे कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। इम्प्लीमेंट के रूप में तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली रहता है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स ज़्यादा रहते हैं। और या फिर आपने जैसे कोई उस तरीके का काम किया है तो आपको या हम आपको चाहिए कि हम वो अपने काम को गवर्नमेंट को भेजें, जिससे गवर्नमेंट कम से कम गवर्नमेंट के संज्ञान में आएगा तो वो उसको पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करेगी। अब जैसे करंट के तौर पे जो है, करंट एग्जांपल बताते हुए आपको एक एग्जांपल के साथ बताते हैं कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश, तो इसने जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, वहाँ से हमको एक प्रोजेक्ट 2 वर्षीय प्रोजेक्ट मिला था। शोध परियोजना के तहत हमको वो प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जो अभी कंप्लीट भी हुआ है इसी महीने। तो उसमें हम लोगों ने जो बीमारी हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उसमें हमने इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं इस पे काम किया
जैसे हमने कोविड-19 पे काम किया है, हमने लंपी वायरल स्किन डिजीज पे काम किया है जो जानवरों में होती है, और मंकी पॉक्स पे काम किया है, डेंगू पे काम किया है। इस समय डेंगू का सीजन भी है, देखिए काफी चर्चा में रहता है, चल रहा है। तो इसमें क्या है कि जो डेटा हमारे पास हमको मिलता है, प्राइमरी हो या सेकेंडरी डेटा हो, तो उसमें बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स हैं। मशीन लर्निंग, अब देखिए इस समय एक बिल्कुल बर्निंग टॉपिक है, बर्निंग एरिया है। मशीन लर्निंग टेक्निक्स लगा के हम उसका जो डायनामिक्स है बीमारी का, कैसे वो प्रिवेल कर रही है, कैसे वो आगे बढ़ रही है, उसकी डायनामिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। कितनी तेजी से बढ़ रही है, क्या रेट ऑफ इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें पता करने के बाद अगर हमको ये पता करने में हम सक्षम हो जाते हैं जब अपने रिसर्च के तहत, तो फिर हम अगले स्टेज पे कि इस बीमारी को फर्दर आगे बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या सप्रेसिव मेजर्स हमको लगाने चाहिए, गवर्नमेंट इसी आधार पर डिसाइड करती है। जैसे कंपार्टमेंटल मॉडलिंग या एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग, महामारी बीमार एक क्षेत्र रहता है जिसमें ये होता है। तो कोविड-19 भी महामारी घोषित की गई थी। तो कंपार्टमेंटल मॉडलिंग में एक बड़ा बेसिक मेजर रहता है जिसको आर नॉट कहते हैं या बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कहते हैं। मतलब एक इन्फेक्टेड व्यक्ति ऑन एवरेज कितने व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो जब भी उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो इसका मतलब बीमारी प्रिवेल कर रही है। तो जैसे ही वो आर नॉट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी, मान लिया कोविड-19 के लिए ही, तो हम लोगों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कैलकुलेट भी किया था, तो यहाँ के लिए 3.3 था, तो इट वाज क्वाइट हाई। तो क्या करते हैं उसमें, फिर सप्रेसिव मेजर्स के रूप में क्या क्या करना है गवर्नमेंट इसी बेसिस पे डिसाइड करती है। जोन बना देती है, और क्या नाम है, बहुत सारे मास्क लगाइए, और क्या नाम है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड सैनिटाइज करिए, वीकेंड में जो है क्लोजिंग कर रही है या कंप्लीट लॉकडाउन करना है। ये सब उसी नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना हाई होगा उतने स्ट्रिक्ट सप्रेसिव मेजर्स लगाए जाएंगे, और जितना कम होगा उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा ढील देते जाते हैं, जैसा कि हम लोग सब देख भी चुके हैं कोविड-19 के केस में। तो इसी तरीके से हर बीमारी की डायनेमिक्स जानना बहुत जरूरी है। अगर वो हमें पता चल जाता है कि ये कैसे कैसे बढ़ रही है, तो हमको ये जानने में बहुत आसानी हो जाती है फिर बाद में कि क्या क्या मेजर्स हमको लगाने चाहिए जिसकी वजह से हम इसको रोक सकते हैं। जैसे डेंगू के केस कितने क्या आ रहे हैं, किस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हमें पता चल जाए तो हमें फिर गवर्नमेंट आराम से वहां पर उसके उपाय ढूंढने लगती है कि यहाँ पर हमें छिड़काव करना चाहिए कोई पेस्टिसाइड का, और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, लोगों से कहा जाए कि पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, इस तरीके की बहुत सारी चीजें। तो जाहिर सी बात है, रिसर्च का एक उद्देश्य तो ये रहता ही है कि समाज को और कैसे बेहतर बनाया जाए। तो ये जितनी भी रिसर्च है इस तरीके की, वो अगर सरकार के या कोई और जो पॉलिसी मेकिंग लोग हैं उनके संज्ञान में आती है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास पहले से नियम कानून बने हैं वो और ज्यादा सुदृढ़ होते हैं इन सब रिसर्च करने से। सर फिलहाल अभी कुछ ऐसे रिसर्च के बारे में बताइए जो रिसेंटली आपने किए, क्योंकि जो हमारी जनता है जो इसे देख रही है वो कहीं ना कहीं रिसर्च के लेवल पे जो मोटे मोटे शब्द हैं उसे कहीं ना कहीं समझ नहीं पाती है। तो उसको लेकर आप आसान भाषा में जो हमारे व्यूवर हैं उनको जो है समझाने की कोशिश करें। शोध शोध एक बहुत बृहद विषय है, ये तो खैर सभी लोग जानते हैं, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि आज जितना भी आप कोई भी, जितने भी श्रोतागण हैं, ये दर्शक हैं देख रहे हैं, जितना भी आप देख रहे हैं कि हमारे पूर्व काल में और आज जितना परिवर्तन हुआ है, ये सब शोध का ही परिणाम है, शोध की वजह से हुआ है। जैसे मोबाइल का ही देख लीजिए, पहले कितने बड़े बड़े और उस तरीके के मोबाइल आते थे, स्टोरेज नहीं हुआ करता था, अब तो चिप छोटी छोटी आ गई। पहले पेन ड्राइव में कितना आता था, आज जो है पेन ड्राइव 64 126 GB की पता नहीं कितनी कितनी वो आने लगी हैं। पहले हार्ड डिस्क बड़ी बड़ी आती थी, अब तो 1 TB की या छोटी सी लेके हम लोग घूमते। तो ये सब किसका, सब रिसर्च का ही ये हमारा परिणाम है। सोसाइटी में आप देखिए, चाहे जितना हो, पहले फोन नहीं हुआ करता था या लैंडलाइन से बात करते थे, आज हर हाथ में मोबाइल हो गया है। तो ये सब रिसर्च का ही आउटपुट है। तो सब लोगों को ये समझना चाहिए कि जितनी उन्नति हो रही है, जितनी, चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, यंत्र बनाने में, या टेक्नोलॉजिकल जो हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या किसी भी क्षेत्र में, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करिए, या टूल्स एंड टेक्निक्स के डेवलपमेंट की बात करिए, तो ये सब शोध की वजह से ही है। निरंतर जो हम लोग इम्प्रूवमेंट जितना हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिसर्च। फिलहाल ये तो बात रही शोध की, लेकिन सर
इस यूनिवर्सिटी में और पूरे देश भर के लिए आप जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर जो स्टूडेंट्स हैं कहीं न कहीं वो आपको पढ़ते सुनते रहते हैं। उनको लेकर शोध में आने के लिए क्या आप प्रेरणा के स्रोत कुछ बताएँगे? हाँ, बिल्कुल। हम जितने भी स्टूडेंट हैं यही कहते हैं कि जो है, जब रिसर्च में आप घुसिए तो उस विषय को, जो विषय आप ले रहे हैं, आपकी रुचि का होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी विषय में शोध कर ले रहे हैं, आपकी रुचि का होगा तभी आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। रिसर्च एक तरीके का ये चीज है कि आपको उसमें डीप 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 और डीप जाना पड़ता है, जिसकी वजह से तभी आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव या कुछ न्यू या कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इसके लिए पहले से आपको जो इंटरेस्ट हो जिस क्षेत्र में, जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट हमको रहता है, चाहे हम हाई स्कूल से फिर वहाँ स्ट्रीम बदलती है कि साइंस में हम पढ़ेंगे तो मैथ्स पढ़ेंगे या बायोलॉजी पढ़ेंगे या आर्ट्स में जाएंगे, लिटरेचर में जाएंगे, उसी हिसाब से फिर और वो स्पेशलाइज होता चला जाता है अपनी रुचि के हिसाब से। तो शोध का चयन भी अपनी रुचि के हिसाब से करिए तो बेहतर करेंगे, और आपके लिए जो बहुत सारे नौकरी के आयाम भी खुलते हैं अगर आप अपने रुचि वाले विषय में जाते हैं। फिलहाल हम बैक आते हैं आपके रिसर्च पे। तो इस समय जो आपकी रिसर्च चल रही है या आप उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जो है आप काम कर रहे हैं, तो फिलहाल उसके बारे में थोड़ा और डीपली हमें बताने की कोशिश करिए। हाँ, ये वर्ष 2022 में हमको एक शोध परियोजना आवंटित हुई थी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के तहत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश जो लखनऊ में स्थित है। तो इसके तहत उन्होंने हमको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और उसमें हमने एक प्रोजेक्ट फेलो भी रखा था, और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया काम करना धीरे धीरे। दो वर्षीय ये प्रोग्राम था। शोध परियोजना का कार्यकाल 2 साल 2 वर्ष था, जो भी कंप्लीट हुआ है। तो हमने इसके तहत प्राइमरी और सेकेंडरी जैसा भी हम लोगों को डेटा मिला उस पर हमने शोध किया, और शोध करने के बाद इसमें शोध पत्र भी हमारे पब्लिश हो चुके हैं, और 1-2 कम्युनिकेटेड हैं जो जल्दी ही हो सकता है, उम्मीद है आ जाएंगे। तो जो पब्लिश हो चुके हैं वो हम ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं उनको, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CST यूपी को, और जो नियर भविष्य में जो छपने वाले हैं वो भी उनको कम्युनिकेट कर देंगे, और बहुत जल्दी हम फाइनल रिपोर्ट भी उनको सौंपने वाले हैं, जिसके हिसाब से वो फिर पॉलिसी में इसको ला सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जितनी हैं, तो उनमें जो और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उनके रख रखाव के लिए, उनसे बचाव के लिए कैसे हम इस शोध के जो हमारे परिणाम निकले हैं उनसे और कैसे हम पॉलिसी को मजबूत कर सकते हैं। तो ये ज़रूर उस पॉलिसी को मजबूत करने में ये शोध जो है वो लाभकारी साबित होगा। सर ने तमाम टॉपिक्स पे रिसर्च किए हैं और वो रिसर्च जो है अलग अलग पेपर्स में पब्लिश हुए हुए हैं, लेकिन सर ग्राउंड लेवल में भी काम करते हुए नजर आए हैं और गांव पे जाके गांव में लोगों की डिजीज के बारे में, लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में जानने की सर ने कोशिश की है। उसी के बारे में हम सर से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उनको गांव पे समस्याएं नजर आए, जिसके बाद इन्होंने इस तरीके की रिसर्च करने की ठानी, और तमाम मेहनत और तमाम लगन के बाद जो है अब इन्हें ये सफलता मिली है और लोगों के लिए ये एक कदम चल पाए हैं। सर किस तरीके से आपको गांव में समस्याएं नजर आ रही थी जब आप इसको आपने शुरू किया था, तो इसके बारे में हमें बताने की कोशिश करें। देखिए प्रदम जी, ये जो संक्रमणकारी जो बीमारियां हैं इसके लिए जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं उन्हें जानकारी नहीं रहती है। तो एक दूसरे से दूसरे, अभी देखिए जैसे वायरल, जैसे ही थोड़ा बहुत मौसम चेंज होता है तो वायरल डिजीजेज स्टार्ट होती हैं, और एक दूसरे के संपर्क में जैसे आते हैं तो वैसे चला जाता है। तो ये जो शोध हमने बेसिकली जो संक्रमणकारी बीमारियां हैं, संक्रामक रोग हैं, उन पे काम करने के लिए इसलिए सोचा, जो एक दौर अभी गुजरा है जो हम लोगों ने देखा था, कोरोना काल। तो कोरोना में तो बिल्कुल उसने समाज को झकझोर के रख दिया बिल्कुल, और वो भी एक संक्रमणकारी बीमारी, जिससे एक दूसरे को, अब ये हमें पता ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि के हैं या यो, कि किस तरीके से फैल रहा है, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं या क्या सिम्टम्स हैं जानने के लिए, और या किस तरीके से फैलता है।
तो जो संक्रमणकारी बीमारियां हैं वो संक्रमण का 2-3 माध्यम होते हैं। एक तो हवा के द्वारा फैल सकता है, दूसरा जो है पानी के द्वारा फैल सकता है, टच करने से फैलता है। जैसे बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, ये जो हमारा चिकन पॉक्स रहता है, तो इसमें क्या है कि अगर किसी के टच में भी आ गए तो वो वायरस नहीं, आ गांव जाता के है। लोग तो सर चिकन पॉक्स को अभी भी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन जरूर आ रहा है, लेकिन अभी भी जब चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसे कहते हैं कि अरे ये तो माता जी माता निकली जी हैं, हैं, जी जाइए। जी 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 दवा लेने से कहीं ना कहीं बचते हैं, तो जी। इस मिथ से कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है? ये तो हम सभी लोगों को आग्रह भी करेंगे और बताएंगे भी कि ये जो एक जो समाज में जो भी ये चीजें रखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव सोच के रखी गई हैं कि बड़ी माता या छोटी माता, हमने भी बचपन में सुना है कि आ गई जो नहीं, ये जो वायरस है। समस्याओं से, क्योंकि वो तो सर अलग चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिसिन खाने के लिए कोविड में ही हमने देखा कि जब वैक्सीन लग रहे थे तो तमाम तरीके के अफवाहें उड़ाई जा जी रही जी थी। जी जी। तो इसी तरीके से ग्राउंड पे आपको किस तरीके की समस्याएं देखने को मिली जब आप रिसर्च के लिए गए इसको लेकर, बीमारी को? हाँ बिल्कुल, जो वैक्सीन की बात जो आप कर रहे हैं, तो वैक्सीन को लेके एक फियर, एक डर तो लोगों में था ही। जी। क्योंकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको कोई अगर थोड़ा अफवाह भी फैला दिया, क्योंकि इस तरीके के लोग भी रहते हैं कि इसका ये साइड इफेक्ट होगा, वो साइड इफेक्ट होगा, इस तरह करके। लेकिन गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है वो हमेशा सोसाइटी के अच्छाई के लिए बनाती है, इसलिए लोगों को उसमें विश्वास रखना चाहिए। अगर जो है चाहे आपका चिकन पॉक्स का हो, या जो ये चाहे कोविड-19 हो, या कोई भी संक्रमणकारी बीमारी हो, वो उसमें दवाइयाँ लाभप्रद हैं, तो दवाइयों को लेना चाहिए। बाकी जो जैसे लोग जो है गोबर से लिपाई कर देते थे या नीम की पत्तियाँ रख देते हैं, तो वो एंटीबायोटिक का वो भी काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक सप्रेसिव मेजर की तरह समझिए काम करता है, कि वो हमारे को साफ-सफाई वहाँ पर आ गई, जिससे हमें पता है कि वो वायरस एक से दूसरे में फैल नहीं सकता है। तो वो सब करने के साथ-साथ, लेकिन जो शरीर में आ चुका है तो उसके इलाज के लिए, उसके जो है इलाज के लिए तो दवाई लेनी पड़ेगी, लेना चाहिए। नहीं तो फिर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा-सा बोलेंगे कि जब वो इंक्यूबेशन पीरियड अपना पूरा करेगा, उसके बाद ही फिर एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, तब उसके बाद वो जाके थोड़ा सही होगा। लेकिन तब तक बहुत लोगों को बहुत डैमेज कर चुका होता है, बहुत नुकसान कर देता है। तो ये सारे श्रोता दर्शक से जो है आग्रह है कि कोई भी संक्रमणकारी बीमारी है, बहुत तेजी से वो गिरा सकती है, तो इसलिए दवाइयाँ लीजिए। और सरकारी अस्पताल बगल हर जगह पर इन सब बीमारियों के वो भी बनते हैं। और जैसे समाज में जाने की बात आप जो कर रहे थे, तो किसान के पास जाते हैं तो बहुत सारी जानवरों में भी ये सब बीमारियां होती हैं संक्रमणकारी। नहीं, जब कोविड आया था तो उसी बीच एक लंपी डिजीज का लंपी लंपी आ गया, तो लंपी स्किन डिजीज जो है गाय में देखा गया था बहुत ज्यादा। तो गाय जो है, भैंस है, भैंस में तो खैर नहीं देखा गया, लेकिन गाय है, गाय का दूध भैंस से उत्तम माना जाता है। और गाय एक स्रोत है अच्छा दूध का। बहुत सारे किसान भाई लोग हैं हमारे जो या ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो लोग रहते हैं, अमूमन गाय पालते हैं दूध के लिए। और अगर बीमार हो जाए तो दिक्कत होती है, उसका मिल्क प्रोडक्शन भी घट जाएगा, और कई बार हो सकता है घातक भी साबित हो। नहीं घातक साबित हो रहा है तो, लेकिन उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है, दूध का उत्पादन तो घटा ही देगा, क्योंकि बीमार गाय कितना दूध देगी। तो ये जरूरी है कि किसान को अपने साथ साथ जो अपने लिए ये जितने संक्रमणकारी बीमारियां हैं उनके लिए जरूरी ज्ञान रखे, उसके साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी, जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, कई कई बीमारियां ऐसी भी होती हैं पूनम जी की वो जानवरों से भी हमारे में ट्रांसफर हो जाती हैं। जैसे मंकी पॉक्स, वो बंदर में पाया जाता था, लेकिन अब इंसानों में भी वो पाया जा रहा है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग्स में जो भी जानवर, पेट्स हमारे जो भी हैं, जो भी हमारे पालतू जानवर हैं, उनका भी हमारा ख्याल रखना धर्म है। क्योंकि अगर उनमें भी कोई संक्रमणकारी बीमारी होती है तो हमारे लिए भी वो खतरा हो जाएगा। तो हमारी अर्निंग के ऊपर तो फर्क डाल ही रहा है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी फर्क डालेगा। इसलिए ये जरूरी है कि उनकी रख रखाव को कैसे, अब सरकार ने हर जगह 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 किसान विज्ञान केंद्र बना रखे हैं, किसानों को चाहिए वहाँ जाएं, इस तरीके के जो है एक्टिविटीज अगर कुछ भी दिख रहा है तो वहाँ जो वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क करें। वो लोग इसके उपाय के लिए दवाइयाँ भी बताते हैं और इससे बचने के भी उपाय बताए जाते हैं। तो यही सब हमने अपने शोध में भी इन सब चीज़ों को कंसीडर किया। बिल्कुल जो हमको सोसाइटी में दिखता है, लोगों के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है,
लोगों को देख रहे हैं। कोविड में तो जो भयानक स्थिति हम लोगों ने झेली है, देखा है, डर लगता था अगर कहीं से फोन भी आ जाता था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। और कितना लोग जो कोविड से उबर भी आए हैं तो साल साल 2-2 साल उनको लग गए हैं सही से रिकवर होने में, इतना कमजोर हो गए, इतना डैमेज कर दिया है लंग्स को या और दूसरे ऑर्गन्स को भी। क्या इसी तरीके से जानवरों में भी यही होता क्या है। सर स्थिति बनती है, या रिसर्च के लेवल पे आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा सुना जाना, क्या ये स्थिति भी बन रही है कि आने वाले समय में इस तरीके की जो डिजीज हैं वो फैलने के कुछ अनुमान हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो वायरल डिजीजेज हैं या संक्रमणकारी बीमारियां हैं, उनके साथ में एक ये रहता है कि कोई भी वायरस अपने आप को बदल लेता है, अगर सरल भाषा में कहें। हम्म, बहुरूपिया है बिल्कुल ये। हम्म, जितने भी वायरस हैं ये बहुरूपिया की तरह हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के केस में ही अल्फा, बीटा, डेल्टा वायरस के ये जो वेरिएंट थे ये बाहर से आए और इंडिया में जो म्यूटेट हो गया वो पता चला डेल्टा बन गया या ओमिक्रॉन हो गए। इस तरीके से इंडिया में भी म्यूटेट हुआ जिसको डेल्टा के रूप में कई लोग कहते हैं। तो वो बहुरूपिया है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। तो बहुत सारे हमारे अंदर तो हजार सैकड़ों वायरस अभी भी अंदर हैं, तो वो कब कौन सा किस माहौल में म्यूटेट हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। तो आगे आने वाले समय में तो इस तरीके जैसे किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड-19 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इसीलिए तो ये शोध इसीलिए हो रहा है कि इस बीमारी से हम जो निष्कर्ष निकले उसके तहत हम कुछ पॉलिसी बनाएं और वो पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे वो जो है अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाएं, उसके लिए सजग रहने के लिए हम जो है कंपेन करें। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो आप लोगों ने गांव में चलाया या अलग अलग जगहों पे आप चलाना चाहते हैं, इसको लेकर आप? हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग डेटा कलेक्शन के लिए जब आंकड़े एकत्रित करने के लिए जहां पर जाते हैं तो पहले जिससे भी हमें आंकड़े लेने रहते हैं उसको पूरी प्रॉब्लम बताते हैं। नहीं तो आपको वो इतनी जल्दी वो रिस्पोंडेंट जो है जवाब नहीं देगा। पहले उसको बताइए प्रॉब्लम, तो वो जैसे आप हमसे जैसे सवाल कर रहे हैं वो 4 सवाल वो भी हमसे इसी करते हैं कि इससे फायदा क्या है, हमें क्या फायदा होगा। सबसे पहले ये कई बार लोग पूछते हैं हमें क्या फायदा होगा, तो उनको हम बताते हैं कि ये शोध होगा तो आपको ही नहीं, आपके पड़ोस को, आपके पड़ोस नहीं पूरे गांव को नहीं पूरे ब्लॉक को, तहसील को, जिले को, प्रदेश को, देश को फायदा होने वाला है या विदेश को भी फायदा होने वाला है। या जिस इन्वायरमेंट में जो जहाँ किया गया एटलीस्ट वहाँ के लिए वो फायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप हमको ये सही सही जवाब बताइए। तो जो उनकी समस्याएं रहती हैं वो हम लोग सुनते हैं और शोध को या जो हम क्वेश्चनर रहता है अगर कुछ लोग कुछ नई चीजें भी पूछ देते हैं उसी तरह से मॉडिफाई भी कर लेते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जो समाज में जब हम डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं देखते हैं। तो हमारे को तो ये समझ में आया कि इन जो संक्रमणकारी बीमारियां हैं इन पर शोध करना बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि फ्यूचर में इस तरीके की बीमारियां आएंगी या आ सकती हैं। तो उसके दौरान सर 4-5 मुख्य कारण जो है वो बताने की जरूरत है। एक तो यही कि ये जो संक्रमणकारी बीमारियां रहती हैं कई इसमें से बहुत घातक रहती हैं, जानलेवा रहती हैं। तो जाहिर सी बात है अगर समाज में ये चीजें पहले से हमारा रहेगा तो समाज को क्षति नहीं होगी उस तरीके से। और हर एक व्यक्ति सजग हो जाए कि इस तरीके की जितनी बीमारियां हो रही हैं उसके प्रति अगर सजग हो जाएगा तो इस तरीके की कोई बीमारी होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, उसकी प्रायिकता बहुत घट जाएगी कि इस तरीके की नियर फ्यूचर में हो। और अगर है भी नहीं, सजग कैसे हो जाए सर, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आप देखते हैं गरीबी है, बेरोजगारी है, उसी के बीच तमाम मिथ भी हैं जो लोग फॉलो करते हैं, उनके अलग आइडियोलॉजीज हैं जो वो फॉलो करते हैं। तो इस बीच कैसे जो है मॉडर्न को और कहीं ना कहीं एंशिएंट को, उन सबको कनेक्ट करके उनकी रक्षा की जा सकती है? हाँ देखिए, किसी का भले वो हम कह रहे हैं मिथ है लेकिन अगर वो उसका विश्वास है तो उसको आहत करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन हम लोग रखते हैं और क्योंकि आप अगर कोई चीज दिखा देते हैं कि हाँ ये देखिए इससे ये फायदा है तो धीरे धीरे लोगों का विश्वास जगता है। जब लोगों में आपका शोध जाएगा, आप उनका अवेयरनेस बताइए, उनके प्रति कोई भी बताइए। अच्छा, जो आप गरीब हैं बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज जो सोशल मीडिया है, आपका ये वीडियो भी वायरल होने वाला है तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, ग्रामीण क्षेत्रों तक ही पहुंचेगा।
तो ये उसके तहत, या गवर्नमेंट भी देखिए बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम चलाती रहती है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के वक्तव्य जो है या उनसे बातचीत जैसे हम आप कर रहे हैं, इसे आता रहता है। तो जो शोध नहीं समझ सकते हैं तो उनके लिए वीडियोज हैं, जो हम आप जैसे बात कर रहे हैं, तो इससे उनको जानकारी हो सकती है। बाकी बहुत सारे गवर्नमेंट भी कंपेन चलाती है, आपने देखा होगा, हम लोग छोटे छोटे थे तो कई बार लाउड स्पीकर से भी वो किया जाता था, क्या नाम है, अनाउंसमेंट कर दिया जाता था कि जैसे डेंगू को ही लेके अवेयरनेस होती है, तो कि जो है साफ पानी कहीं जमने न दीजिए, पानी को हटाते रहिए, पानी को बदलते रहिए, गमले में इकट्ठा ना होने दीजिए या कहीं और इकट्ठा ना होने दीजिए। इसी तरीके से धीरे धीरे करके अवेयरनेस हर चीज की बढ़ी है। और जहां तक कि जब हम बचपन से अभी तक की हम लोग देख रहे हैं, तो जो हम लोग चिकन पॉक्स का भी देख रहे हैं, अब लोग दवाई लेना जाना स्टार्ट करते नहीं, हैं। एक समस्या ये भी तो है कि जब चीजें लास्ट स्टेज पे आ जाती हैं, जैसे अभी कैंसर ही है, कभी कोई चेकअप कराने नहीं जाता, या और कोई बीमारी है, जब तक उसे पूरी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होने लगते हैं तब तक वो हॉस्पिटल का मुंह देखने नहीं जाते हैं। तो क्या कुछ सजेशंस हैं, क्या आप लोगों की कुछ ऐसी गाइडलाइंस है, क्या इस पे आप व्यापक स्तर पे कुछ ऐसा काम कर पा रहे हैं, या सरकारें इसको लेकर काम कर पा रही हैं कि उनको अवेयर किया जाए? क्योंकि आज भी देखा गया है, भले मनोरंजन है, आप मोबाइल फोन पे कुछ भी देखते हो, लेकिन अंतिम रूप से क्या आप हॉस्पिटल जाते हैं? क्या अपनी सिक्योरिटी, आप अपने शरीर की सिक्योरिटी, इसको देख के आप हॉस्पिटल जाते हैं कभी डॉक्टर के पास? क्योंकि कोई नहीं जाना चाहेगा डॉक्टर के पास, और शायद गांव के लोग और भी नहीं जाना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये जो धूम्रपान है, ये तो खैर जिसके इसमें देखिए चेतावनी भी लिखी रहती है, जो पान मसाला भी खाते हैं या धूम्रपान का कोई भी पैकेट रहता है उस पर लिखा रहता है, गवर्नमेंट भी चेतावनी देती है कि ये बहुत ज्यादा जो है सहयोग करता है कैंसर करने में। हम्म, दूसरा, जो आप ये बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं कि अमूमन लोग पहुंचते हैं तो वो थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज का लोगों को कैंसर हो जाता है, तो कैंसर के पेशेंट तब पहुंचते हैं। हम्म, तो इसके लिए एक चीज हम बताएंगे जो हम लोगों में बहुत देखा है हम लोगों ने, और कई लोगों से हमने बातचीत भी की है जिनको दिक्कत भी मान लीजिए है, हम्म, एक्सेप्टेंस की प्रवृत्ति नहीं है लोगों में। हम्म, पहले डिनायल डिनायल डिनायल, वो जो है क्या, उसका विरोध करते थे, मतलब नकारते रहते हैं, डिनायल मतलब नकारते रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे साथ ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। हम्म, वो जाते ही नहीं है डॉक्टर के पास में। हम्म, तो ऐसे सभी लोगों से हमारा अनुरोध है, ये सजेशन भी है कि कभी भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है हम्म, तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए, उसमें कोई संकोच न करिए। संकोच ही बाद में बहुत दिक्कत करता है, हमारे लिए तो करते ही करता है, हमारे परिवार को भी परेशान करता है। जैसे एक एग्जाम्पल मोटा मोटा, ये हमारा कोट ना किया जाए कि जो है बिल्कुल हम एग्जैक्टली सेम कह रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे ओरल कैंसर के लिए या मुंह के कैंसर के लिए मुंह में अगर छाला पड़ जाता है तो 3 वीक्स के लिए वो रहता है कि 3 वीक्स तक, 21 डेज तक की, अगर वो सही नहीं हो रहा है हम्म, तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। हम्म, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई कई महीने लोगों को हो जाते हैं, ऐसे ही काम चलाते रहते हैं। कई बार मेडिकल स्टोर से भी खुद दवाई ले लेते हैं, या कहेंगे अरे सही हो जाएगा, इसे पड़ा रहता है। तो धीरे धीरे वो पहली दूसरी स्टेज निकल जाती है, फिर जब बिल्कुल कस के वो जगह घेर लेता है और या वो बढ़ जाता है, उसका दायरा बढ़ जाता है, पेन होने लगता है कस के, तब जाके जब लगता है कि नहीं अब हमसे खुद बियर नहीं हो पाएगा, तब लोग वहां पर जाते हैं। तो इस तरीके की बीमारियों में देखिए सजगता बहुत ज़रूरी है। हमारा अपना शरीर है, उसकी हिफाजत करना हम लोगों का फर्ज है। क्यों? क्योंकि जितना भी काम आपको लेना लेना इसी शरीर से। तो हम्म, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है कि खान पान अच्छा रखिए, व्यायाम करिए, थोड़ा बहुत टहलिए सुबह। तो ये सब करते रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहता है। और खैर ग्रामीण क्षेत्र में ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल वर्क करते रहते हैं। लेकिन वहाँ समस्या दूसरी है कि वहाँ टोबैको या ये पान मसाला का जो है थोड़ा-सा उपयोग ज़्यादा होता है। तो ये सब लोगों से अनुरोध है कि जो है धूम्रपान ना करें तो अच्छा है, सेहत के लिए वो हानिकारक रहता है। तो फिलहाल सर ने हमें तमाम चीज़ें बताई, और अपने ज्ञान के पिटारे से इन्होंने ग्रामीण लोगों के लिए अपने रिसर्च पर तमाम तरीके की डिस्कशन देखी है। फिर इनसे हम मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके के रिसर्च ये हमेशा किया करते हैं, और हर साल इनके जो रिसर्च पेपर हैं वो छपते हैं, जिसे दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, जिसको लेकर एक बार फिर हम सर से विदा लेते हैं। और हम चाहेंगे सर कि
हम फिर से आपके ज्ञान के पिटारे से कुछ चीजें और जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। समय की कमी है, आपको भी समय की कमी है, तो फिलहाल हम जो है इसको लेकर यहीं इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे विषय को समाज तक पहुंचाने के लिए जो आपने प्रयास किया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके के शोध जो हम करते रहेंगे, जो हमारे समाज के लिए लाभप्रद हैं, वो समय समय पर आपके द्वारा जो है हम लोग समाज तक जरूर पहुंचाते रहेंगे, जिससे वहाँ जो अंतिम व्यक्ति है उसको जो है फायदा उसका मिल सके, इस शोध का फायदा मिल सके। तभी हम भी मानेंगे कि हाँ, हमने कुछ समाज के लिए किया।